हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना है कि इस चैप्टर के अंदर आखिर करना क्या है। तो जैसा कि देखो, नाम सजेस्ट करता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव का मतलब वैसे तो इवनिंग होता है, आप इसको समझ सकते हो टाइम। यानी जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, आजादी का टाइम था 1947 के आसपास, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए थे, तब इंडियन इकोनॉमी के यानी इंडियन कंट्री के हालात क्या थे। तो वैसे तो अंग्रेजों ने बहुत भयंकर तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी को अफेक्ट किया था, लेकिन इस चैप्टर को आप लप्पू बनाने के लिए, मतलब बहुत आसान बनाने के लिए, आप याद रख सकते हो कि आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर ये 6 आइटम्स पढ़ने हैं। यानी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड सेक्टर को, डेमोग्राफिक सेक्टर को, ऑक्यूपेशनल सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर को कैसे अफेक्ट किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, यह सब पढ़ना है। और इनके अंदर ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानने। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले एक मस्त बात से कि यार आखिरकार अंग्रेज हमारे देश में जब आए थे, उससे पहले हमारा देश कैसा था। यानी अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे। तो राज्य, अंग्रेज जब हमारे देश में आए भी नहीं थे तो हमारा देश प्रॉपरली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था। यानी मोर देन 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली का मतलब बंदा खुद एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, इनडायरेक्टली का मतलब पति तो एग्रीकल्चर में है, पत्नी घर में है, तो पत्नी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, बच्चे भी। ऐसे समझ लेना इस बात को, राइट। और एग्रीकल्चर मेन चीज थी इंडिया में। और इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हाथ से जो चीजें बनती हैं उनके लिए वर्ल्ड फेमस था। अरे सिकंदर जैसे राजा भी पसंद करते थे कि इंडियन हैंडमेड ड्रेस वो पहने। इंडिया की कलाकारी बहुत खतरनाक थी, बहुत नंबर 1 कलाकारी थी। तो इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी हुई चीजों के लिए बहुत फेमस था, जिसके अंदर ड्रेस भी आ जाती हैं। लेकिन एनसीईआरटी में स्पेशल लिखा हुआ है प्रेशियस स्टोन्स। किसी बंदे के हाथ में आपने अंगूठी देखी होगी, उसमें मोती होता है, एक सफेद रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, क्या क्या बोलते हैं उनको, ब्लू वाले को बोलते हैं सैफायर, नीलमणि, कहीं पर हरे वाला होता है पन्ना, अलग अलग नाम होते हैं। इनके लिए इंडिया बहुत फेमस था। और इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही इंगेज थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑफिशियली चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने यही बनता है कि बिफोर द एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है एंट्री, अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों की एंट्री से पहले इंडिया कैसा था। इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, सब कुछ इंडिया में ही बनता था, किसी दूसरे देश से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं थी, जैसे आज हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कराने की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, जिंदा रहने के लिए, लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर ही मेन था। और इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे कि कॉटन, सिल्क, मेटल, और ये लिखा है प्रीशियस स्टोन्स। इतनी बातें। जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने हमारे देश को पूरा पूरा बर्बाद करने की कोशिश की। तो क्या क्या बर्बाद उन्होंने कर दिया या क्या क्या उन्होंने कुछ अच्छा किया, उनको 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ। दोस्तों मैंने बताया कि ये 6 आइटम पढ़ने हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में आपको 2 बातें पढ़नी है। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए तो एग्रीकल्चर की हालात क्या थी, स्टेट, और इस हालात के रीजन क्या थे। 2 बातें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अंग्रेजों के जाने के बाद भी, स्टेट देख रहे हैं, मेन सोर्स ऑफ लिविंग था। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर स्लो हो गया था। स्टेगनेंट का मतलब होता है स्लो, ठीक है, स्लो, लो लेवल की प्रोडक्टिविटी थी यहां पर। यानी एरिया वाइज देखें तो पहले से कम प्रोडक्शन हो गया था। और रेनफॉल के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डिपेंडेंट था। रेनफॉल का मतलब होता है मॉनसून, बारिश के ऊपर। अच्छी बारिश आई है तो अच्छी खेती होगी, बारिश खराब आई है तो खेती भी खराब हो गई। ऐसा क्यों था भाई? इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण था जमींदारी सिस्टम। अंग्रेजों ने एक जमींदारी सिस्टम बना रखा था। सिस्टम क्या था, जरा ध्यान से समझना। अंग्रेज लोग चाहते थे कि इंडियन फार्मर से वो टैक्स वसूलें। टैक्स को रेंट बोल सकते हो या लगान बोल सकते हो। वो बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे और बीच में एक ब्रोकर रखा हुआ था उन्होंने, उस बंदे को बोलते थे जमींदार।
तो जमींदारी सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, अंग्रेजों का सेट किया हुआ। वो इतना गंदा सिस्टम था कि वो बहुत ज्यादा टैक्स यानी लगान चार्ज करते थे किसान से, और वो हाई रेंट जो था वो किसान की मुसीबत का कारण बनता था। अगर एक फार्मर टाइम पर वो रेंट नहीं दे पाया अंग्रेजों को, तो अंग्रेज उसकी जमीन छीन लेते थे, जमीन के ओनरशिप राइट हड़प लेते थे, जमींदार को दे देते थे। और अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम थे, कहीं था रयतवाड़ी सिस्टम, कहीं महालवाड़ी सिस्टम, लेकिन पॉपुलर सिस्टम है जमींदारी सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। कारण पढ़ रहे हैं कि कॉजेस क्या थे एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन के या फिर लो लेवल की प्रोडक्टिविटी के। पहला था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, अंग्रेजों ने जमींदार बीच में रखे हुए थे। सबसे बड़ा वो जमींदार जो थे वो लगान लेते थे, जिसको रेंट बोल सकते हो, और ये लगान जो होता था बहुत ज्यादा हाई होता था, हाई होता था। जो टाइम पर नहीं दे पाता था उसकी जमीन के ओनरशिप राइट ये हड़प लेते थे। हड़पने का मतलब होता है ग्रैब कर लेना, राइट। दूसरा कारण था कि अंग्रेजों ने कोई इनपुट्स प्रोवाइड नहीं किए एग्रीकल्चर के लिए। जैसे इनपुट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, इरिगेशन के सोर्सेज होते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहां पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। जैसे सरकार होती है एक देश की, वो कुछ ना कुछ करती है एग्रीकल्चर के लिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, राइट। अगला, ऊपर से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और करवा दिया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है यहां समझेंगे। देखो दोस्तों, एग्रीकल्चर मेन जाना जाता है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को। जब हम गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार इनका प्रोडक्शन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने उस जमीन पर इन सब खाने वाली चीजों को यानी फूड ग्रेन वाली चीजों को हटाकर बोला तुम उन चीजों का प्रोडक्शन करो जिससे धंधा हो, बिजनेस बढ़े। जैसे कि कॉटन बनाओ, रुई बनाएंगे, कॉटन, कॉटन से वो शर्ट बनाएंगे, शर्ट को मार्केट में बेचेंगे, समझ लो। टेक्सटाइल जैसे बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो उन्होंने इंडिगो, जूट, कॉटन जैसी बिजनेस क्रॉप्स, इसको कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं, इसको कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, इस पे ज्यादा फोकस किया। तो इससे होता क्या है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जब हम किसी जमीन के ऊपर इन सभी कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं ना, जूट का, इंडिगो का, कॉटन का, तो उस जमीन की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन, उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, ठीक है। तो यार यहां पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। पेपर में एग्जांपल आ सकते हैं कि कैश क्रॉप का एग्जांपल दो। कैश क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं, एग्जांपल ये रहा इंडिगो, कॉटन, जूट। फूड क्रॉप का एग्जांपल है राइस और व्हीट है, जवार, मक्का, बाजरा, कुछ भी बोल दो। ये तीन कारण मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिए। अब एक छोटी सी बात बीच में लाना चाहता था दोस्तों, देश की तरक्की कितनी हुई है इसको भी तो कोई कैलकुलेट कर रहा था। हाँ, 5 बंदों के नाम दिए हुए बुक में, ये 5 लोग हैं जो कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारा देश कितना ग्रो कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा रिलायबल वीकेआरवी राव को माना गया है। ये कहते थे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेकर 1950 के बीच में इंडिया का नेशनल जीडीपी, इंडिया का जो नेशनल जीडीपी, नेशनल इनकम था, वो 2% से भी कम रेट से ग्रो कर रहा था। और जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है या पर कैपिटा आउटपुट है, वो अराउंड 0.5% से ग्रो कर रहा था। इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है, ये बहुत स्पेशल डेटा है। बोल देगा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया जीडीपी या नेशनल आउटपुट वाज ग्रोइंग एट लेस देन 2%। ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको, ठीक है। पर कैपिटा जीडीपी अराउंड 0.5%, आउटपुट इनकम जीडीपी, यहां पर सेम बातें हैं इसके लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मैंने बोला जी इस चैप्टर के अंदर आपको 6 आइटम्स पढ़ने हैं। पहला एग्रीकल्चर है, वो करा दिया। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्री को 2 तरीके से बर्बाद किया। जो हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको तबाह कर दिया। कैसे? पहला पॉइंट यह है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि कोई मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में उन्होंने बनने ही नहीं दी। 2 बातें हो गई। यार अंग्रेज नहीं होते तो हम धीरे धीरे ग्रो करते, मॉडर्न इंडस्ट्री भी इंडिया में जल्दी जल्दी बनाते। अंग्रेजों ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। तो भाई ऐसा क्या किया? हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट होते थे उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। टैरिफ का मतलब टैक्स होता है, और जो अंग्रेजों का सामान था उस पर टैक्स कम लगता था। तो ये भेदभाव वाली टैक्स की पॉलिसी खेली। अंग्रेजों ने रेलवे लॉन्च कर रखी थी। रेलवे को वो अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को वहां से कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ा, और बेसिकली इंडिया का जो हाथ से बना हुआ सामान था वो बहुत लंबे समय में कश्मीर से कन्याकुमारी जैसे दूर जगह पर पहुंच पा रहा था। और अंग्रेजों का जो सामान था
वो जल्दी मशीन से बनता था और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन की हेल्प से बहुत जल्दी पहुंच जाता था। और मशीन मेड प्रोडक्ट थे अंग्रेजों के जो सुंदर दिखते थे। आज खुद भी देखो, तुम्हारी मम्मा स्वेटर बना के देगी, तुम वो पहनोगे या वो मशीन से बनी हुई जैकेट पहनोगे? तो यही था। तो पहली बात तो हैंडीक्राफ्ट बर्बाद क्यों हुआ, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, एक्सप्लेनेशन आपके लिए, आप रीड भी कर सकते हो इसको। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, अंग्रेजों ने भेदभाव वाली टैक्स की पॉलिसी अपनाई। टैरिफ का मतलब टैक्स। और अंग्रेजों के जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे, इससे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजों ने जो रेलवे लॉन्च करी है, रेलवे को वो खुद के बिजनेस के लिए यूज करते थे, इंडियंस को यूज करने नहीं देते थे, तो इंडिया का धंधा तो गया। और जब मैं बता रहा हूं कि इंडस्ट्री की स्टेट को दो तरीके से अफेक्ट किया, तो आपने एक तो देखा हैंडीक्राफ्ट, दूसरा हम देखेंगे यहां पर कि अंग्रेजों ने मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो नहीं होने दी। उसके रीजंस भी यहां पर लिखे हुए हैं, आप आसानी से इसको रीड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूंगा, ये कंटेंट के लिए आपके। देखो दोस्तों, इंडिया में अगर कोई इंडस्ट्री थी तो सबसे पहले 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश हुई। यही एक बड़ी इंडिया की हैवी इंडस्ट्री थी और आज के टाइम में इसको टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। फिर 1932 में टाटा एयरवेज आई। टाटा एयरवेज, हवाई जहाज आए टाटा के, ये दूसरी थी। अब ये आज के टाइम में इसको एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर 1940s के बाद में, लेट 1940s बोलते हैं, कुछ पेपर बनाने की इंडस्ट्री आई, कुछ सीमेंट की इंडस्ट्री आई, कुछ केमिकल की इंडस्ट्री भी आई थी। ये सब इंडस्ट्री आई, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना के बराबर थी। अंग्रेजों ने ये किया हमारे साथ। तो इट वॉज अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर। दोस्तों मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर आपको 6 आइटम पढ़ने हैं, तो क्योंकि ये समरी सीरीज चल रही है, मैंने इसका डिटेल्ड वन शॉट रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आप डिटेल वर्जन पे जाना चाहते हो तो वन शॉट डिटेल्ड वर्जन भी कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पर इसका अवेलेबल है। वहां पर क्वेश्चन आंसर ईच एंड एवरीथिंग पूरा कंटेंट अवेलेबल करा रखा है। लेकिन दिस इज फॉर द रिवीजन पर्पस कि आप एग्जाम से जस्ट पहले इसको कर जाओ। हमने एग्रीकल्चर देख लिया, इंडस्ट्रियल देख लिया, अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड सबसे लास्ट में देखेंगे। अब देखते हैं डेमोग्राफिक और ऑक्यूपेशनल, पहले देख लेते हैं। या जिसका नंबर आ रहा है वो देख लो यार, जो भी पहले से तुम्हारे लिए लिख के लाया हूं उसको देखो। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का नंबर आ गया, ये लो जी, ये वाला पहले देखेंगे, इसके बाद आएंगे। ये हो गया, ये हो गया, अब इस पे आ रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बच्चा पहले पूछेगा सर ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तनिक डिटेल में समझाइए, ये लिखा क्या है। दोस्तों देखो, मान लो एक देश में 100 लोगों की वर्कफोर्स है, मतलब 100 बंदे काम करना चाहते हैं, उसमें से 72 लोग प्राइमरी सेक्टर में नौकरी करने लग गए। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, जो नेचुरल रिसोर्सेज का सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर में 10 लोग काम कर रहे हैं, बचे हुए 18 लोग यहां काम कर रहे हैं। तो बस एक देश की वर्कफोर्स इन तीनों सेक्टर में कितनी कितनी बटी हुई है, इस बंटवारे को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल काम, ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर है ना, तो यहां डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। एक देश की वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स में कैसा है। और कैसा है दोस्तों, इसके ऊपर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा इस चैप्टर से, अभी तक जो भी किया है सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो देखो, एग्रीकल्चर में 72.7 बंदे काम कर रहे थे और 10.1% बंदे इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे, 17.2% बंदे वर्कफोर्स के सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे। अगर इंडिया में देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूं, कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे थे। मतलब साउथ इंडिया के अंदर मद्रास जैसे इलाकों में, बॉम्बे जैसे इलाकों के अंदर बिजनेस में ज्यादा काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं था। और कुछ ऐसे एरिया थे फिर जहां पर लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, बिजनेस का नामो निशान नहीं था। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी इलाकों में रीजनल डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस को बोलते हैं डिस्पैरिटीज। तो यहां पर दो वर्ड आएंगे दोस्तों, एक आएगा रीजनल वेरिएशंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में रीजनल वेरिएशंस थी, क्यों थी, क्योंकि पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा जैसे इलाकों में एग्रीकल्चर का काम ज्यादा था, बिजनेस का कम, और बॉम्बे और मद्रास जैसे इलाकों में बिजनेस का काम ज्यादा था, एग्रीकल्चर का ना के बराबर। तो कितना डिफरेंस हो गया, बल्कि बैलेंस नहीं था। बैलेंस होना चाहिए ना। ये एक तरीके से एक वर्ड और लिखा आएगा,
अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुई है। मतलब यार एक इलाके में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत बिजनेस, दोनों होने चाहिए, बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। बैलेंस नहीं थी, अनबैलेंस थी। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी, ये भी हो गया। अगला आता है डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी। हमने ईयर 1921 को ऑब्जर्व किया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन बहुत स्लो रेट से ग्रो हो रही थी। 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से ग्रो होने लगी। तो देखा ना कितना बदलाव आया। तो 1921 एक डिवाइड करने वाला ईयर बना। कैसे हुआ ये सब? कोई साइंस है? नहीं नहीं नहीं, डेटा इकट्ठा किया था। डेटा देख रहे थे, 1921 से पहले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो थी, इसके बाद फास्ट हो गई, तो हमने बोल दिया 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंसस। सेंसस हर 10 साल में एक बार होती है। पहली बार ऑफिशियल लेवल पर 1881 में हुई थी। उसके बाद हर 10 साल में एक बार होती है, लेकिन कोविड के कारण 2021 में नहीं हो पाई, वो उसके बाद हुई है। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलो जी, बाकी डिटेल्स यहां पर लिखी हुई है। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं यहां पर। नंबर 1 कि आजादी के टाइम पर हमारी पॉपुलेशन की कुछ कंडीशन थी। बर्थ रेट 48, डेथ रेट 40, सर्वाइवल रेट 8। ये तो डेटा याद करना है। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 32 ईयर थी। एक बंदा एवरेज बेसिस पर सिर्फ 32 साल जिंदा रहता था, मर जाता था। ठीक है। लिटरेसी रेट 16% थी, यानी 84% अनपढ़ थे, 16% ही लोग पढ़े लिखे थे। लड़कियों की बात करो तो सिर्फ 7% पढ़ी लिखी थी, 93% लड़कियां अनपढ़ थी। फीमेल की बात कर रहा हूं मैं। रैम्पेंट पॉवर्टी थी। रैम्पेंट का मतलब होता है फैली हुई गरीबी थी जनसंख्या के अंदर। और पांचवा पॉइंट आपके लिए यहां पर ध्यान रखना होगा, 218 पर 1000। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दोस्त इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम का बच्चा, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं 1 साल में, तो उसमें से 218 बच्चे मर जाते थे। लेकिन आज के डेट में वो 29 है। 29 1000 बच्चे पैदा होंगे तो 29 मर जाते थे 1 साल की जिंदगी बिताने से पहले। और ये जो आज की डेट में जो चल रहा है वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में जो कंपेयर करेंगे, लास्ट वाला चैप्टर उसके अंदर पढ़ना है। ठीक है जी, ये थी पॉपुलेशन जी। तो पॉपुलेशन भी हो गए हमारे, 4 सेक्टर कंप्लीट हो गए। यहां पर तीसरा फॉरेन ट्रेड पे आएंगे। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अंग्रेजों ने इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आसान बनाने के लिए एक पानी का रास्ता बनाया, समुद्र का रास्ता बनाया था। शॉर्टर रूट था ये रूट 1869 में बनाया। इसको बोलते थे सुएज कैनाल, एक शॉर्टर रूट ऑफ वाटरवे भाई, ताकि अंग्रेज इंडिया में जल्दी घुस जाएं और सामान लेके जल्दी भाग जाएं। छोटा पानी का रास्ता बनाया था, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अंग्रेज की एक खास बात थी कि ये हमारे देश से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और अपने देश में उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाते थे और फिर हमारे देश में वापस बेचते थे। जैसे कि मानो हमारे देश से इन्होंने कॉटन ली, रुई ली, अपने देश में ले गए, वहां उस कॉटन की टी शर्ट या शर्ट बना के हमारे देश में वापस भेज दी। अब मुद्दा क्या था, हमारे देश में से तो सस्ता ले जाते थे, लेकिन वहां से लाकर बहुत महंगा बेचते थे। हमारे देश में कोई फिनिश्ड गुड की इंडस्ट्री भी इन्होंने सेट नहीं होती ताकि हम खुद भी बना के पहन लें। उनके ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ज्यादातर इंडिया का जो ट्रेड था वो अंग्रेजों से चलता था। मोर देन 50% ट्रेड उनकी मोनोपोली टाइप हो गई थी। इतनी बड़ी बात है। और एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने बोला था कि इंडिया जो ट्रेड से पैसा कमाता है, भाई एक्सपोर्ट तो इंडिया कर रहा है, जो रेवेन्यू अर्न इंडिया कर रहा है, जो सरप्लस अर्न इंडिया कर रहा है, उस पैसे को हमारे देश पे नहीं लगाते थे। इंडिया ने जो रेवेन्यू अर्न किया वो इंडिया की डेवलपमेंट पे नहीं लगेगा, बल्कि कहां लगेगा, वो अंग्रेज अपने लिए लगाते थे। कहीं युद्ध हो रहा है तो वॉर के अंदर बंदूक गन खरीदने में, अंग्रेजों के पास जो लेबर है उनकी सैलरी देने में, उन चीजों में खर्च कर देते थे। तो फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट पढ़ना है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, किस चीज का फॉरेन ट्रेड करते थे हम, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड, है ना। चलो जी, और इस ट्रेड के अंदर एक और खास बात बतानी है कि अंग्रेजों की मोनोपोली हो गई थी। ठीक है ना, मतलब ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हो गई थी। तो पॉइंट नंबर 1 आपको बनाना है फॉरेन ट्रेड के अंदर। एक तो कॉम्पोजिशन किस चीज की थी, तो बाबा इंडिया को प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बना दिया। प्राइमरी प्रोडक्ट को बोलते हैं रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, ये सब। और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, जैसे कि शर्ट वगैरह कॉटन से जो बन के आ गई। फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन क्या था, किस दिशा में हमारा फॉरेन ट्रेड जा रहा था? मोर देन 50% ट्रेड
अंग्रेजों से जो हो रहा था, तो ब्रिटेन ने मेंटेन कर रखी थी मोनोपोली। मोर देन 50% ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। उसके बाद छोटा मोटा ट्रेड हम करते थे चाइना से, श्रीलंका से और ईरान से। ठीक है। थर्ड नंबर, दादा भाई नौरोजी ने बोला ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इंडिया की जो वेल्थ है वो बहकर अंग्रेजों के पास चली गई है, क्योंकि हमारे जो पैसे थे, जो हमारा ट्रेड सरप्लस था, उसको अंग्रेज अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए, लेबर की सैलरी देने के लिए, अपने वॉर एक्सपेंसेस के लिए और इनविजिबल आइटम्स के इंपोर्ट्स के लिए वो यूज कर रहे थे। इस बीच में दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, टू फोल्ड मोटिव क्या था अंग्रेजों का इंडिया में आने का? टू फोल्ड मोटिव, दो तरफा मोटिव क्या था? तो यही था मोटिव कि इंडिया को वो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट का इंपोर्टर बनाना चाहते थे, ये था उनका। और ये पॉइंट खास तौर पे यहां लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड में। एनसीईआरटी में इस पॉइंट को, जो कंटेंट है इसके अंदर के कंटेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी। तो कोई बात नहीं, आप डरना मत, उतना सब मैंने बता दिया आपको। अब आ जाते हैं दोस्तों लास्ट वाले पॉइंट पे, ये है जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो बेसिक फैसिलिटीज होता है जो एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होती है, जैसे कि बिजली, पानी, इंटरनेट, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, हाईवे, ये सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, शिप हो गया, जहाज हो गया, इससे बिजनेस इंप्रूव होते हैं, बैंकिंग से बिजनेस इंप्रूव होता है, ये सब सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो ये सब सर्विसेज बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा ही इंडिया में दी गई हैं शुरू शुरू में। तो बोल देते हैं कि अंग्रेजों का ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन दोस्तों कभी मत बोलना ऐसा, पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया अंग्रेजों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बोलेंगे था तो पॉजिटिव, लेकिन उनकी इंटेंशन जो थी ना, यानी उनका जो मन था, उनका मन इंडिया को डेवलप करना नहीं था, बल्कि उन्होंने ये सब सर्विसेज इंडिया में इसलिए प्रोवाइड की ताकि जो वो धंधा कर रहे हैं वो बिल्ड हो जाए। तो ये सब अपने यूज के लिए अंग्रेजों ने यहां पर सेट किया है। तो बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस वर नॉट इंटेंशनल, जानबूझकर उन्होंने इंडिया में डेवलपमेंट नहीं की इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट प्योरली टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑन कंट्री। उन्होंने खुद की कंट्री का पैसों का इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा किया। क्या क्या किया? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की अंग्रेजों ने इंडिया में, स्पेशली रेलवे। 1850 में, 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ, आ सकता है पेपर में। 1854 में पहला रेलवे ब्रिज बना बॉम्बे टू थाने, वो भी आ सकता है पेपर में, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। गूगल करोगे तो फैक्ट्स कुछ अलग है, लेकिन एनसीईआरटी की बात माननी है। बंदरगाह बनवाए, जो शिप्स के पोर्ट्स होते हैं। पोस्टल और टेलीग्राफ जैसी सर्विसेज अंग्रेजों ने इंडिया में प्रोवाइड कराई। अब बताऊं इससे रिलेटेड फैक्ट, इंडिया में फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप 1952 में बनवाई थी, ये भी एक फैक्ट है, पेपर में आ सकता है। फिर अंग्रेजों ने एक ऑफिशियल सेटअप, इंडस्ट्रियल, एक ऑफिस का सेटअप होता है, सीनियर जूनियर रिलेशन, ऑफिस में क्या क्या चाहिए होता है, ये स्ट्रॉन्ग एक एफिशिएंट सेटअप अंग्रेजों ने इंडिया में किया। इंडिया में बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम अंग्रेजों ने बढ़ाया। अंग्रेजों ने इंडिया में जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड किया। ये सारी चीजें अंग्रेजों की तरफ से की गई थी। तो दिस इज अबाउट चैप्टर 1। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा वो बता देता हूं आपको मैं, एक मुद्दे की बात। देखो जी, आपको मैंने 6 सेक्टर बताए हैं, 6 में से किसी भी एक सेक्टर की स्टेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का। एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, कुछ भी, किसी भी एक चीज पे कमेंट करो, 3 नंबर में आएगा, 3 पॉइंट लिखने होंगे, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। ये नहीं आया तो आ सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये 6 सेक्टर में क्या क्या बुरा किया अंग्रेजों ने, वो सब आ सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में रीजनल वेरिएशन थी, अनबैलेंस था। ऐसे पॉइंट, सबके एक एक पॉइंट लिख देना, जितने नंबर का आएगा इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है। बैकवर्डनेस का एक बड़ा कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने हमारे देश के रिसोर्सेज डिप्लीट कर दिए थे, लगभग बहुत सारे इस्तेमाल कर लिए थे, बर्बाद कर दिए थे, ये भी है। और डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी छोड़ दिया था, मतलब इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेट का मतलब डिवाइड करना। जब छोड़ा था अंग्रेजों ने तो इंडिया और पाकिस्तान के टुकड़े करके छोड़ा था। और पता है, हम लोग आजादी के बाद फूड ग्रेन यूएसए से इंपोर्ट कराते थे अपने देश में, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया चला गया था, सिंध और पंजाब बोलते हैं उसको, पंजाब का मेजर पोर्शन पाकिस्तान के पास चला गया था, तो हमें फूड ग्रेन की शॉर्टेज भी हो गई थी देश में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। मैंने आपको जल्दी में ये समरी सेशन बोलते हैं इसको, समरी सेशन कराया है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर एक बार आप झलक डालना चाहते हो कि आपको पूरा चैप्टर इन डिटेल करना है, तो वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर इज अवेलेबल विद वेरी स्टंटफुल एग्जांपल्स
और क्वेश्चन आंसर पूरे डिटेल में दिए हुए हैं वहां पर, क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे लिखते हैं हर एक चीज बताई हुई है। तो वो जब आपके पास टाइम हो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। आप चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हो, सीयूईटी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, दोनों के लिए वो सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।